हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल PKR टेक क्लासेस। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप की, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैकेनिकल की। मैंने अपने लास्ट 4 लेक्चर्स में 20 क्वेश्चंस कवर अप करके 180 क्वेश्चंस तक सॉल्व करवा दिए हैं आपको, बट कि मेरा 5th लेक्चर्स थोड़ा सा डिले हो गया है एंड सॉरी फॉर दैट। ओके फ्रेंड्स, मैं एक रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ जिससे मैं आपको मतलब डेली रेगुलर वीडियोज़ दे पाऊँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम अहेड। मैं अब से अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको रेगुलर वीडियोस दे पाऊँ। और इस वीडियोस के लास्ट में मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करूँगा जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीक से पॉसिबल ही है कि मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और इन्जॉय करें। चलिए हम अपना 181 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मटेरियल्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड। मतलब मटेरियल्स मतलब कोई भी मटेरियल, धातु, हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड। हमारा एक मटेरियल है, उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि हर क्रॉस सेक्शन पे उस मटेरियल की सेम प्रॉपर्टीज़ है, तो हम उस मटेरियल को आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइसोट्रॉपिक का एक दूसरा फाइड मतलब टाइप होता है, ऑपोजिट होता है एनाइसोट्रॉपिक, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझको अपना याद आ रहा है। बट आइसोट्रॉपिक मटेरियल, मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। आइसोट्रॉपिक होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 181 न्यूमेरिकल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल मतलब उसके हर क्रॉस सेक्शन पे आपको, जहाँ भी आप कोई पीस पिकअप कर लेंगे, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन, ब्रोकन आउट सेक्शन ले लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पे उसकी डेंसिटी, मॉलिकुलर फॉर्मूला, उसके बॉन्ड्स इन बिटवीन, मतलब उसके बॉन्ड्स मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बॉन्ड हो रहा है, डेंसिटी, उसकी मॉलिकुलर, सब कुछ सेम रहेगी, उसकी डेंसिटी है। ऑल द प्रॉपर्टीज मस्ट बी सेम एट वन क्रॉस सेक्शन एंड एट अनदर क्रॉस सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो हम उसको उस मटेरियल को आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, मटेरियल्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये बहुत बेसिक सा न्यूमेरिक क्वेश्चन है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे को डेफिनेटली पता होगा, आपको ये क्वेश्चंस आपको पता होगा, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कम्पेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज लेस होता है। हमारा ब्रेकिंग जो स्ट्रेस होता है, मतलब हमारा जो फेलियर स्ट्रेस होता है, वो हमेशा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से लेस होता है। ओके फ्रेंड्स, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। मतलब थ्योरेटिकली हम जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू लेते हैं कि इस स्ट्रेस पे हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा, बट इन एक्चुअल जो होता है हमारा हमेशा उससे कम स्ट्रेस पे ही फेलियर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ आइडियल या परफेक्ट नहीं होती, हम जब उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं तो हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से इसीलिए पहले वो फेलियर हो जाता है, क्योंकि उसमें ज़रूर कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई ना कोई इम्परफेक्शन आ गई होगी, कोई ना कोई डिसकॉन्टीन्यूटी आ गई होगी मॉलिकुलर फार्मूलाज में। मतलब हमारी कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती। इवन दो मटेरियल्स भी हमारे आइडियल नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ डिसकॉन्टीन्यूटी, इम्परफेक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, टॉलरेंस में कुछ, मतलब मॉलिकुलर फार्मूलाज में उसके सरफेस पे कुछ रफनेस आ जाती है, कुछ डेंट्स आ जाते हैं, मतलब उसके हमारे जो मटेरियल होता है उस पर, उसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाते हैं, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आ जाते हैं, तो वो अपने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वैल्यू से पहले ही ब्रेक हो जाता है। तो जो हमारा फेलियर स्ट्रेस होता है माइल्ड स्टील के लिए, वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से, मतलब उसकी जो स्पेसिफाइड वैल्यू है उससे हमेशा कम वैल्यू पे फेल हो जाएगा। ओके, अमंग द फॉलोइंग विच मटेरियल इज इलास्टिक। ओके, हमारा 183 क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच मटेरियल इज इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स क्या होता है, विच कैन बी स्ट्रेच्ड एंड इट रीगेन्स इट्स पोजिशन। ओके, इलास्टिक मटेरियल वो होता है हमारा। तो सिरेमिक हमारा ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये सिरेमिक हमारा, आपने देखा होगा, सिरेमिक नहीं हो सकता क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल होता है। वो मतलब ऐसे ही उसको अगर हम मतलब हैमरिंग इफेक्ट देंगे तो वो बिना सिग्निफाई किए ब्रेक हो जाएगा। ग्लास हमारा क्वार्ट्ज से बना होता है तो वो भी इलास्टिक मटेरियल नहीं हो सकता। कास्ट आयरन हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है, इसीलिए वो फेलियर हो जाएगा। हमारे स्टील जो है वो इट शुड बी इलास्टिक। ओके, बट सम एक्सटेंट, बट अप टू सम एक्सटेंट, वो मतलब उसकी कुछ स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं कि वहीं तक वो इलास्टिक रहेगा, उसके बाद वो प्लास्टिक रेंज में चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड देन आफ्टर दैट इट विल गेट फेल। इलास्टिक लिमिट में कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज़ तक उसकी इलास्टिक लिमिट रहेगी कि हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगा।
विद इन इलास्टिक लिमिट विद इन कंस्टेंट्स। ओके, इसमें हमारा सबसे सूटेबल इलास्टिक स्टील आ रहा है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स विच अलाउज इट टू बी ड्रॉन इन टू वायर इज रेफर्ड एज डक्टिलिटी। ओके फ्रेंड्स, डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच अलाउज मेटल टू बी ड्रॉन इन टू वायर। और हमारी एक अनदर प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी विच अलाउज द मेटल टू बी ड्रॉन इन टू शीट्स। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, मुझको याद आ रहा है। मैलिएबिलिटी हमारी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की विच अलाउज इट टू बी ड्रॉन इन टू शीट्स, एंड डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अलाउज इट टू बी ड्रॉन इन टू वायर्स। मतलब डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मटेरियल को वायर की फॉर्म में ड्रॉ करने में हमारी मदद करती है। इसका आंसर डक्टिलिटी है। द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ कास्ट आयरन स्पेसिमेन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट वुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। मतलब परसेंटेज रिडक्शन कितना होता है एरिया में कास्ट आयरन के ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट वुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कास्ट आयरन हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है, इसलिए उसमें नेग्लिजिबल रिडक्शन इन एरिया होता है। जैसे ही उस पर टेंसाइल टेस्ट करेंगे वो ब्रेकअप हो जाएगा, उसका रिडक्शन एरिया कुछ नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा कास्ट आयरन जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है विद हाई कार्बन विद लेस कार्बन कंटेंट। ओके, कास्ट आयरन हमारा ब्रिटल मटेरियल ये होता है फॉर श्योर, बट मेरे को इसमें कार्बन कंटेंट कितना वो होता है वो मेरे को श्योर नहीं है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 185 क्वेश्चन ऑब्वियसली एब्सोल्युटली शेयर करूंगा आपके साथ। मेरे को अभी इसका पूरा क्लियर नहीं है कास्ट आयरन में कितना कार्बन कंटेंट होता है कि वो ब्रिटल मटेरियल में सेटिस्फाई करे, बट कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल होता है इतना मेरे को फॉर श्योर है। तो इसकी टेंसाइल टेस्ट में मतलब जैसे इस पर टेंसाइल फोर्स आप अप्लाई करेंगे, ये ब्रिटल मटेरियल होता है तो कुछ बिना मतलब प्रीमियर सिग्निफिकेंस मतलब प्रीमियर उसमें कोई ऐसा आपको फीचर नहीं दिखेगा कि इसका फेलियर होने वाला है। वो तुरंत जैसे आपने टेंसाइल चौक, मैंने आपको अर्लियर इसमें चौक का एग्जांपल दे रखा है, चौक का एग्जांपल, कांच का एग्जांपल, ग्लास का एग्जांपल, ऑल दीज मटेरियल आर ब्रिटल मटेरियल। उनमें मतलब कोई हमें प्रीमियर सिग्निफिकेंस नहीं दिखता कि अब ये मटेरियल फेलियर होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप उसमें हल्का सा भी टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे वो ब्रेक हो जाएगा, तो इसमें परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया नेग्लिजिबल होता है। द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर इज रेफर्ड एज टफनेस। हमारी जो टफनेस होती है वो हमारे मटेरियल की अमाउंट उसको सिग्निफाई करती है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बियर अप कर सकता है बिफोर गेटिंग फ्रैक्चर। मैं आपको बता दूं ब्रिटल मटेरियल, मैंने आपको बताया ब्रिटल मटेरियल का इस एनर्जी स्टोर से कुछ लेना देना नहीं है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर ले सकता है, अपने ऊपर बियर अप कर सकता है। ब्रिटल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। रेजिलियंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, रेजिलियंस वो लिमिट होती है कि वो मटेरियल अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है विद इन इलास्टिक लिमिट एंड उसको रिलीज़ कर देता है व्हेन लोड इज़ रिमूव्ड। ओके फ्रेंड, शॉक प्रूफ ये भी समवट द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर इज रेफर्ड एज। नो, शॉक प्रूफ नहीं भी हो सकता है इसका। आप अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और अगर आपको इन चारों टर्म्स के बेसिक ये मतलब होते क्या हैं अगर आपको ये पता होंगे, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट अगर आपको पता भी होंगे तो आप इसमें टफनेस ऑब्वियसली राइट आंसर है। रेजिलियंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रेजिलियंस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं किसी मटेरियल के ऊपर, किसी स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग से आप आसानी समझ जाएंगे, हम किसी स्प्रिंग के ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी इलास्टिक लिमिट में रहकर जितनी एनर्जी स्टोर कर पाएगा और लोड हटाने पर वो जो एनर्जी हमको दे पाएगा उस एनर्जी को हम रेजिलियंस कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, रेजिलियंस हमारी एनर्जी वो होती है, मतलब रेजिलियंस एक बेसिक तौर पे हमारी लिमिट होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन लिमिट होती है कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसे हम रेजिलियंस एनर्जी कहते हैं। शॉक प्रूफ नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हमें कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर गेटिंग फ्रैक्चर। शॉक प्रूफ का इससे कुछ लेना ही देना नहीं है, अगर आपको वर्ड और उसके मीनिंग्स पता है तो। शॉक प्रूफ का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा टफनेस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 186 का डी आंसर करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग मीन्स क्या होता है? स्टैटिक लोडिंग मीन्स हमारा लोड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, वो अप्लाइड पोजीशन में रहेगा। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज़ मोर सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, उससे लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं।
तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो किस स्टेट में ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए हमें ब्रिटल मटेरियल के केस में ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं वो हमें कोई भी ऐसा फीचर नहीं शो करते कि अब उनके अंदर फेलियर होने वाला है। डक्टाइल मटेरियल में हमें अगर उसका फेलियर होने वाला है तो हमें यील्डिंग दिखनी चालू हो जाती है स्पेसिस पे कि हाँ अब यहाँ पे यील्डिंग हो गई है, ये मटेरियल यहाँ से फेल हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, इक्वली सीरियस इन बोथ केसेस? नो, इक्वली सीरियस नहीं होता बोथ केसेस में, क्योंकि हमें डक्टाइल मटेरियल में यील्डिंग हमारा प्राइमरी सिग्निफिकेंस होता है कि फेलियर होने वाला है, बट इन ब्रिटल मटेरियल कोई हमारे पास कोई फीचर नहीं ऐसा शो नहीं करता ब्रिटल मटेरियल कि इधर से ये फेलियर होने वाला है। वो उसके अंदर उसके मटेरियल में ही अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर है, कोई उसके मॉलिक्यूलर वो इम्परफेक्शन है, तो वो हम उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें जाके स्टडी करनी पड़ेगी। बट ब्रिटल मटेरियल में स्टैटिक लोडिंग इज़ मोर सीरियस। आप चारों ऑप्शंस को पढ़ के आसानी से सिग्निफाई कर सकते हैं। मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ चारों ऑप्शंस में से हमारा ब्रिटल मटेरियल करेक्ट क्यों है। इसमें हमारा 187 में बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ ब्रिटल मटेरियल। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 188, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज़ एप्लीकेबल फॉर। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज़ एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। ओके फ्रेंड्स, हम जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई करते हैं वो हम ब्रिटल मटेरियल पे अप्लाई करते हैं। डक्टाइल मटेरियल पे हम मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई करते हैं। डक्टाइल मटेरियल्स के डक्टाइल मटेरियल्स के हम कौन सी थ्योरी यूज़ करते हैं? मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज़ करते हैं डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। एंड ब्रिटल मटेरियल्स के हम थ्योरी यूज़ करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ओके, इलास्टिक मटेरियल्स के भी हम डक्टाइल मटेरियल की थ्योरी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक मटेरियल भी स्ट्रेचेबल होते हैं। हमारा डक्टाइल मटेरियल भी स्ट्रेचेबल होता है। इलास्टिक मटेरियल डक्टाइल मटेरियल को हम अलाइक कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अपार्ट है, दोनों बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट हैं। ब्रिटल मटेरियल बिल्कुल अलग है डक्टाइल मटेरियल से। ओके, व्हेन टू स्प्रिंग्स आर इन सीरीज़ द इक्विवेलेंट स्टिफनेस विल बी। यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैं आपको इनको बहुत डीपली एक्सप्लेन करूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। When two springs are in series, मेरे को भी ऐसे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। When two springs are in series, जब हमारी दो स्प्रिंग्स लेट S1 एंड S2 आर कनेक्टेड इन सीरीज़, तो उनका इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना होगा? हमारे स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन अपॉन लोड। उसमें कितना डिफ्लेक्शन लोड हो रहा है, मतलब उसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है जब हम उस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं। उसका यूनिट डिफ्लेक्शन हो रहा है जब हम यूनिट लोड अप्लाई कर रहे हैं। उसका यूनिट डिफ्लेक्शन हो रहा है जब हम 2 न्यूटन लोड अप्लाई कर रहे हैं। उसका यूनिट डिफ्लेक्शन हो रहा है जब हम 3 न्यूटन लोड अप्लाई कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास जब सीरीज़ में स्प्रिंग कनेक्ट होती हैं तो आपको सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस में से आप अगर देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, जब स्प्रिंग इन सीरीज़ होती हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। प्लीज़ फ्रेंड्स रिप्लाई करें मुझे अगर आपको समझ नहीं आता वीडियो के लास्ट में। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरा समझाया हुआ कोई भी क्वेश्चन स्पेशली न्यूमेरिकल टाइप का अगर आपको मेरा कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। मैं उन न्यूमेरिकल्स को थ्योरेटिकली सेपरेटली सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। हमारा 189 क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे थे? व्हेन टू स्प्रिंग्स आर इन सीरीज़ द इक्विवेलेंट स्टिफनेस विल बी। स्टिफनेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर दो स्प्रिंग्स सीरीज़ में कनेक्ट है तो उनका इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना होगा? पहले तो मैं आपको इक्विवेलेंट स्टिफनेस का फॉर्मूला बता दूं। व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ क्या होता है? K1 क्रॉस K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके फ्रेंड्स, K1 क्रॉस K2 मतलब K1 मल्टीप्लाई K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, न्यूमिनेटर में K1 क्रॉस K2 है और डिनोमिनेटर में K1 प्लस K2 है। ओके, तो चलिए इसको मैं K अपॉन 2 कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट K1 एंड K2 बी 1 के, लेट K1 एंड K2 बी 1 के उनकी वैल्यू है। तो जब आप K1 और K2 को 1 के की वैल्यू पुट करेंगे तो K अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा K स्क्वायर 1K स्क्वायर, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में था K1 K2, और नीचे आ जाएगा 2K क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस में था K1 प्लस K2। तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 1K स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 2K। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? K स्क्वायर अपॉन K। तो
न्यूमरेटर में बचेगा हमारा k और डिनोमिनेटर में बचेगा हमारा 2, तो दैट्स वाई इसका आंसर बी करेक्ट है, k/2। ओके फ्रेंड्स, सुपर चार्जिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको सुपर चार्ज करना है, एक तो होती है सिंपल चार्जिंग, अगर आपको उसको सुपर चार्जिंग करनी है, आपने सुनी होंगी हाई स्पीड व्हीकल्स, हमारी ऑटोमोबाइल कार आती हैं, टर्बो चार्जर्स आते हैं, सुपर कार्स आती हैं, तो उनमें सुपर चार्जिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विद एयर एट ए डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमोसफेयर। अगर हम उस इंजन में एयर को हायर डेंसिटी पे इनलेट करवाएंगे डेंसिटी और उसके सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एटमोसफेयर। इसमें बेसिकली मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, हमारे इंजन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कंबशन की, और कंबशन किससे इन्हांस करी जा सकती है, ऑक्सीजन से। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी ज़्यादा कंबशन होगी, और एयर में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी ऑफ एयर हम उस इंजन में इनलेट करवा सकेंगे तो उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगा और उतनी ही एफिशिएंटली हमारी कंबशन होगी, तो उससे सुपर चार्जिंग प्रोवाइड हो सकती है। मैंने चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं, मैंने आपको ए स्टेटमेंट समझा दी, इससे आपको ऑब्वियसली क्लैरिफाई हो गया होगा। ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ज़्यादा कंबशन होगी, ज़्यादा कंबशन होगा तो ज़्यादा इंजन एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशो। फ्रेंड्स, ये 191 क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, मैं इसको चाहूँगा कि मैं आपको इसको सेपरेटली एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये वर्बली एक्सप्लेन करने में मेरे को फॉर श्योर है कि आपको नहीं समझ आ पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं 191 क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और एक होती है कार्नोट साइकिल, ये तीनों साइकिल होती हैं। इसमें ऑटो साइकिल में जो हमारी हीट ऐड होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, और जो हमारी हीट रिजेक्ट होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। बट हमारे डीजल साइकिल में हमारी जो हीट ऐड होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, और जो हमारी हीट रिजेक्ट होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। तो इसमें हमारे जो एफिशिएंसी के फॉर्मूले आते हैं फॉर ऑटो साइकिल 1 - Q2/Q1, दोनों प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसमें फॉर डीजल में आता है 1 - Q2/Q1, बट इसमें एक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, एक प्रोसेस, और दूसरी प्रोसेस हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपको इस पर कमांड है इन दोनों साइकिल्स पे तो आप उसको इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स की साइकिल पे कमांड है कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या क्या हो सकता है, तो अब आप इसको समझ सकते हैं। बट मैं इसको ब्रीफली अपने नेक्स्ट लेक्चर में एब्सोल्युटली सॉल्व करवाऊँगा और समझाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज़। कंबशन और जो होती है हमारी कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, मतलब SI इंजन में, नहीं डीजल इंजन में। ओके, डीजल इंजन में कंप्रेशन से इग्निशन होती है। कंबशन इन कंप्रेशन इंजन, कंबशन इन कंप्रेशन इंजन इज़ हीट्रोजीनस होती है हमारी, उसकी प्रॉपर्टी जो है होमोजीनियस नहीं होती, हीट्रोजीनियस होती है। हीट्रोजीनस में आपको एक्सप्लेन कर दूँ, मतलब उस पर डेंसिटी ऑफ मतलब ऑक्सीजन कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। हेट्रोजीनस आप एक्सप्लेन, मैं अब आपको इसको हेट्रोजीनस कैसे एक्सप्लेन करूँ यार फ्रेंड्स। होमोजीनियस मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो है, जैसे मैंने आपको अभी ओके होमोजीनियस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने होमोजीनियस जैसे अभी आपको आइसोट्रॉपिक एक्सप्लेन किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन सेम रहेंगी। वैसे ही हमारा होमोजीनियस मटेरियल होता है, और हमारा दूसरा मटेरियल होता है हेट्रोजीनस, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन डिफरेंट रहेंगी। हमारी जो कंबशन होती है ना कंप्रेशन इंजन में, वो हमारी हीट्रोजीनस होती है, क्योंकि जहाँ पे एयर फ्यूल स्प्रे किया रहता है, मतलब हमारी पहले मैं आपको बता दूं कंप्रेशन इंजन में इग्निशन क्या से होती है, हमारे एयर को कंप्रेस किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर तक, फिर उसमें डीजल जस्ट स्प्रे किया जाता है। तो जिस एरिया में, मतलब जहाँ डीजल के पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे कंबेशन बहुत हाई रेट पे रहेगी, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। बट जहाँ पे वो स्प्रे डीजल के स्प्रे पार्टिकल्स नहीं पहुँच पाए होंगे, वहाँ पे कंबशन का मतलब जो डेंसिटी ऑफ हीट है वो मतलब कम रह जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है वो हेट्रोजीनस रह जाएगी। ओके, तो 192 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, हेट्रोजीनियस। हमारा 193 क्वेश्चन है द एयर फ्यूल रेशो ऑफ ए पेट्रोल पंप इज़ कंट्रोल्ड बाय। जो हमारे मतलब बाइक्स में, कार्स में जो एयर फ्यूल रेशो होता है
वो किससे कंट्रोल किया जाता है, कार्बोरेटर से कंट्रोल किया जाता है। कार्बोरेटर हमारा इंश्योर करता है कि हमें कितना एयर चाहिए, कितना फ्यूल चाहिए, फिर उसे वो कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट कर देता है। ओके फ्रेंड्स, एयर फ्यूल रेशियो ऑफ ए पेट्रोल इंजन इज़ कंट्रोल्ड बाय कार्बोरेटर। ये बहुत ही बेसिक एक्सप्लेन्ड है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी है तो। ओके, का हमारा कार्बोरेटर होता है जो इंश्योर करता है कितना फ्यूल चाहिए, कितना एयर चाहिए पेट्रोल इंजन में, कार्बोरेटर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 194। टू पैरेलल फोर्सेस 100 किलो न्यूटन एंड 75 किलो न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एंड हैव रिजल्टेंट ऑफ 25 किलो न्यूटन, देन द टू फोर्सेस आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके फ्रेंड्स, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर उनका कुछ रिजल्टेंट आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और अगर वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल फोर्स एक्ट करते हैं तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन को आई थिंक सो नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, सॉरी फ्रेंड्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा किस पे डिपेंड होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा होता है आई थिंक सो 5 होता है। हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स किस पे करता है, मटेरियल ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट, वेट ऑफ द बॉडी टू बी मूव्ड फॉर श्योर, रफनेस ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी, मतलब उन दोनों के बीच में रफनेस कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें कितना प्रोवाइड होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके फ्रेंड्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ द अबव। ओके, इन तीनों पे वो डिपेंड करेगा। इफ n is less than 2j minus 3 where n is number of member used in frame structure and j is the number of joint used in the structure, then the frame is called deficient frame। क्योंकि हमारा परफेक्ट फ्रेम होने के लिए हमें n is equal to 2j minus 3 होना चाहिए, n should be equal to 2j minus 3, वो हमारा परफेक्ट फ्रेम होता है। हमारा डेफिशिएंट फ्रेम है क्योंकि हमारी इधर n की वैल्यू जो दे रखी है वो 2j minus 3 से कम दे रखी है, वेयर n इज नंबर ऑफ मेंबर एंड j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स, द कंप्लीटनेस ऑफ एन एम्बिग्विटी ऑफ ए सॉलिड मॉडल आर एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट डाटाबेस स्टोर्स बोथ ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन। हमारी टोपोलॉजी क्या होती है, हमारी टोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इट्स ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। टोपोलॉजी हमारी इंक्लूड करती है स्टडी ऑफ इट्स ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। हम डाटाबेस जो होता है हमारा किसी भी मटेरियल का, वो उसकी ज्योमेट्री और टोपोलॉजी पे बेस्ड होता है। द कंप्लीटनेस एंड अनएम्बिग्विटी ऑफ ए सॉलिड मॉडल आर एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट डाटाबेस स्टोर्स बोथ ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, डिज़ाइन ऑफ टूल इज़ ए पार्ट ऑफ कैड और कैम। कैम का पार्ट होता है डिज़ाइन ऑफ टूल, डिज़ाइन ऑफ टूल हमारा कैम का काम, कैम के अंदर आता है, क्योंकि कैड में सिर्फ हमारे वो कमांड्स, कैड हमारा सिर्फ कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। कैड सॉफ्टवेयर जनरेट टूल पाथ दैट ड्राइव मशीन्स। ओके, कैड सिर्फ हमारी कमांड्स जनरेट करता है, टूल पाथ को ड्राइव देता है कि इस डायरेक्शन में जाना है, अब इस डायरेक्शन में जाना है, अब वाई डायरेक्शन जाना है, अब एक्स डायरेक्शन में जाना है। बट हमारा डिज़ाइनिंग जो होती है टूल की वो कैम के अंदर आती है, कंप्यूटर एडेड मशीनिंग। हमारी कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग होती है बट ये एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ टूल पाथ को जनरेट करता है, एक्स डायरेक्शन में जाना है, वाई डायरेक्शन में जाना है। बट हमारी डिज़ाइनिंग जो होती है वो आती है कंप्यूटर एडेड मशीनिंग के अंदर। ओके फ्रेंड्स, मास प्रॉपर्टी कैलकुलेशन डिपेंड्स अपॉन, मास प्रॉपर्टी कैलकुलेशन डिपेंड्स अपॉन, मैंने जैसे आपको 197 में भी एक्सप्लेन किया, हमारा जो सॉलिड मॉडल है उसका जितना भी डाटाबेस होता है ना वो ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी में स्टोर्ड रहता है। तो हमारी जो मास प्रॉपर्टी होगी वो ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी में आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 200। व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेट द IGS सिस्टम यूज़। IGS सिस्टम हमारा क्या होता है, इनिशियल ग्राफिक एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन। आपने गेम्स खेली होंगी, उसमें ग्राफिक्स जो हमारे डाउनलोड होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में डाउनलोड होते हैं, उनका जो फॉर्मेट होता है वो बाइनरी फॉर्म होता है। आपने कई गेम्स देखी होंगी सिस्टम में, ऑब्वियसली जितने भी हमारे सिस्टम से रिलेटेड गेम्स होते हैं, ग्राफिक एक्सचेंज होती हैं जितनी भी हमारी, उनमें हम नॉर्मली बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर है बाइनरी। ओके फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हमने अपने 20 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए 180 से 200 तक। प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मी इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम 180 to 200. I would be grateful to explain you it. Okay friends.